हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 11th अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक डेप्रिसिएशन। और प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था डेप्रिसिएशन का, उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, डिफरेंट फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के कौन कौन से फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, व्हाई डेप्रिसिएशन इज बेसिकली चार्ज, क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। और उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज पे डिस्कशन किया था, जैसे डिप्लीशन और अमोर्टाइजेशन और ऑब्सोलेसेंस, इस तरह के हमने टर्मिनोलॉजीज पे डिस्कशन कर लिया था। ओके, हम उसी में आगे बढ़ते हैं और अब इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे, आपके जो डिप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अकाउंट्स के ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड स्क्रैप वैल्यू एंड वर्किंग लाइफ। डिप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए तीन टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उन तीन फैक्टर्स के ऊपर आपका डिप्रिसिएशन डिटरमिन होता है कि भाई कितना डिप्रिसिएशन आपका एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में चार्ज होगा। ओके, वो तीन टर्मिनोलॉजीज में से फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन की कॉस्ट, मशीन की एक्विजिशन कॉस्ट। सेकंड होती है इसकी स्क्रैप वैल्यू और थर्ड इज व्हाट, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ या एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है, अच्छा, ये तीन टर्मिनोलॉजीज हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या हम जिसको बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट। अगर इसको आसान जबान में बोला जाए तो कॉस्ट ऑफ एसेट। ये वर्ड एक्विजिशन का मीनिंग होता है मशीन को एक्वायर करने की कॉस्ट। एक्वायर करना मींस आप अपने उसमें ले लेना, आपके कब्जे में मशीन आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्विजिशन। तो मशीन को एक्वायर करने की कॉस्ट क्या होती है, सबसे पहला कंसेप्ट। और एक बात याद रखिएगा, ये कंसेप्ट सिर्फ डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, ये कंसेप्ट पूरे अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंस का कंसेप्ट बेसिकली आता है। और मैंने एक ऑलरेडी एक डेडिकेटेड लेक्चर बना रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंस रिलेटेड जर्नल एंट्रीज का, आप उसको भी वहां से बेसिकली फॉलो कर सकते हैं। एनीवे, मैं ये बोल रहा था कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट की कॉस्ट कितने में आपको बेसिकली एसेट पड़ी, वो क्या होती है। तो देखिए, हमें इसके लिए एक सीधा सा एक एग्जांपल लेता हूं। लेट्स सपोज अगर आप कोई कार बाय करने जाते हैं या कोई आप एक मोटरसाइकिल बाय करने जाते हैं, तो कार और मोटरसाइकिल की दो प्राइसेस होती हैं, एक एक्स शोरूम प्राइस होती है और एक ऑन रोड प्राइस होती है। ठीक है, एक शोरूम का मीनिंग होता है कि उस कार की नेट वैल्यू कंपनी की तरफ से कितनी है, वो कहलाती है हमारी एक्स शोरूम प्राइस। बट कार या मोटरसाइकिल को जब आप रोड पे लेकर आते हो, बाय करते हो, तो उसके साथ कुछ और एडिशनल एक्सपेंसेस आपने पे करने पड़ते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आप एक कार परचेस करने गए और उसकी कॉस्ट आपने पूछी, तो उसने कहा कि भाई इसकी एक्स शोरूम प्राइस जो है ये है, मान लीजिए 8 लाख रुपीज। चलिए जी, ठीक है, इसका मतलब क्या कार आपको 8 लाख रुपए के अंदर मिल जाएगी? तो आंसर इज नो। ठीक है, आप 8 लाख रुपए लेकर जाएंगे और उसको बोलेंगे, तो बोलेगा नहीं सर, 8 लाख रुपए तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस थी। मींस शोरूम की कीमत, कंपनी की तरफ से डिटरमाइन की गई कीमत जो होती है वो क्या है, 8 लाख रुपए। फाइन। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टैक्सेस लगते हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं। वो बोलेगा कि सर इस पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो होंगे, मान लीजिए उसने कहा कि इस पर 50,000 रुपीज के रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको वन टाइम पे करना पड़ेंगे। ठीक है जी, चलिए ये भी दे दिए। उसके अलावा वो बोल रहा है कि आपको इसके अलावा अपना रजिस्ट्रेशन चार्जेस के साथ साथ में अपना रोड टैक्स आपको लाइफ टाइम के लिए पे करना पड़ेगा। मान लीजिए रोड टैक्स की अमाउंट है कितनी, 30,000। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, 8 लाख प्लस 50 प्लस 30, ये टोटल हो गया हमारा 8,80,000 रुपीज। ठीक, बोले अब मैं कार ले जा सकता हूं, तो उसने कहा कि नहीं सर, इसके अंदर अगर आप कोई एसेसरीज डलवाते हैं, आप देख लीजिए कोई एसेसरीज है कंपलसरी, या कुछ भी अगर कार के अंदर आप मान लीजिए आपने कोई लेदर सीट कवर्स डलवाए या जो भी आप, मींस जब तक कार वर्किंग कंडीशन में नहीं आती उससे पहले तक के सारे एक्सपेंडिचर जो हैं वो कार की कॉस्ट के अंदर बेसिकली ऐड होते जाएंगे। और जैसे ही कार वर्किंग कंडीशन में आ गई, आपने क्या करा, इसके अंदर कुछ एक्सेसरीज डलवाई, कोई भी म्यूजिक सिस्टम या कुछ आपने डलवाया इसके अंदर, तो मान लीजिए उसकी कॉस्ट आई 30,000 या 20,000 रुपीज की, तो आपकी कार की टोटल कॉस्ट पड़ गई कितनी, 9 लाख रुपए। ठीक है, अब आपने कहा कि कार ले जा सकता हूं, तो इसका मीनिंग ये जो वैल्यू है ये कहलाती है, वैसे तो ये ऑन रोड प्राइस होगी क्योंकि एक्सेसरीज हर कोई नहीं डलवाता, ये ऑन रोड प्राइस है, लेकिन आपको कार की टोटल कॉस्ट कितनी पड़ गई, 9 लाख। अब उसके बाद आप कार लेकर निकले और आपने उस शोरूम के सामने से एक पेट्रोल पंप से मान ले इस पे 3,000 रुपीज का पेट्रोल डलवाया।
तो क्या ये कार की कॉस्ट का एक पार्ट है? तो आंसर इज नो, ये कार की कॉस्ट का पार्ट नहीं है। कार की कॉस्ट का टोटल पार्ट यहां तक के मींस आपके लिए कार की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 9 लाख रुपया। ये वो वैल्यू है जो इसकी एक्विजिशन कॉस्ट कहलाती है। एक्विजिशन की मींस इसको एक्वायर करने की कॉस्ट कहलाएगी, और डिप्रिसिएशन जो चार्ज होगा इस फर्स्ट ईयर में इस वैल्यू के ऊपर बेसिकली चार्ज होगा। अगर हम इसको मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चले तो मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए कि हमने एक मशीन बाय की, जिससे मैं आपको बताता हूं कि भाई आपने एक मशीन बाय की यूएस से। अब आपने यूएस से इसको बाय किया मान लीजिए 1000 या 1 लाख डॉलर्स के अंदर, ठीक है, और $1 की वैल्यू मान लो 83 रुपीज है, तो ये कितने की हो गई? 83 रुपीज की इसकी कॉस्टिंग हो गई। फाइन, अब 83 रुपीज की आपकी मशीन की कॉस्ट हो गई। अब आपको उसको यूएस से यहां तक लेकर आना है, तो उसने बताया कि भाई जो ट्रांजिट के जो एक्सपेंसेस हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस होंगे इसमें? पैकिंग के एक्सपेंस होंगे, इंश्योरेंस का एक्सपेंस होगा, शिपिंग का एक्सपेंस होगा, जो भी एक्सपेंसेस बेसिकली होंगे वो मान लें कि इसके अंदर 5 लाख रुपीस के एक्सपेंसेस लग जाएंगे। तो 83 और 5, अभी मशीन आपके पास आई नहीं है, अभी वो यूएस से आपने मशीन की है, चाइना से, जहां से भी आपने मशीन की, वहां से आपकी कंट्री तक लेकर आने के जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने? 5 लाख रुपीस हैं। वो इस 5 लाख रुपए खर्चा करने के बाद उस मशीन को इंडियन पोर्ट के ऊपर छोड़ देगा। अब वहां से आपने क्या किया? इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पे की। हमारे यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो हमने इंपोर्ट ड्यूटी पे की, मान लीजिए इस मशीन के ऊपर 2 लाख रुपया। इंपोर्ट ड्यूटी पे करके आपने डॉक से वो मशीन को छुड़वाया, और मान लीजिए ये आई आपकी मुंबई पोर्ट के ऊपर, और अब आप इसको मुंबई से आपको कहां लेकर आना है? इंदौर तक लेकर आना है। तो अब यहां पर आपने जो भी उसके फ्रेट के एक्सपेंसेस पे किए, मान ले वो 50,000 रुपीज का फ्रेट आपका आया इसको मुंबई से इंदौर तक लेकर आने का, और मशीन अब आपकी फैक्ट्री के अंदर आ गई। तो क्या अब मैं मशीन की कॉस्ट को ही मान लूं 83 + 5 + 2 लाख + 50,000? तो अब भी आंसर नहीं है, क्योंकि मशीन इतनी हेवी मशीन्स डायरेक्टली इस तरह से नहीं चलती, इस मशीन का इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। तो हमने क्या किया? एक इंजीनियर आया और उस इंजीनियर ने इस मशीन का इंस्टॉलेशन किया, और उस इंस्टॉलेशन के लिए उसने जो प्लेटफॉर्म बनवाया और दूसरे जो भी खर्चे थे वो सारे खर्चे किए, और उसमें हम ये मान लें कि 3 लाख रुपीस का टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। फाइन, और उस इंस्टॉलेशन जो इंजीनियर है, उस इंजीनियर के जो भी एक्सपेंसेस हुए वो 2.5 लाख रुपए की उसका देना पड़ा हमारे को। ये सारा का सारा हमें ऑलरेडी बता दिया गया था, और हम इसके लिए मेंटली प्रिपेयर थे कि हमारा इतना एक्सपेंडिचर बेसिकली होना है। और उसके बाद फिर मशीन जो है उसका मुहूर्त हुआ और वर्किंग कंडीशन में बेसिकली मशीन आ गई। तो 83 + 5 88 + 2 90, 93 और 95, और ये मशीन की टोटल कॉस्ट हो गई 96 लाख रुपीस। ये कहलाएगी हमारी मशीन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या हम बोल सकते हैं इसकी मशीन की कॉस्ट ऑफ परचेसेस, कॉस्ट ऑफ मशीन, हमेशा इसको वर्ड को बेसिकली यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गई। अब जो डेप्रिसिएशन होगा वो इसके ऊपर। अच्छा, इसके बाद अब मशीन वर्किंग कंडीशन में आ गई, चलने लगी, और उसको चलाने के लिए जो भी हम फ्यूल चार्जेस करते हैं, जो भी कैरोसिन या डीजल या जो भी डालते हैं उसके अंदर, उसके मशीन के जो सुपरवाइजर की सैलरी है, मशीन का जो ऑपरेटर है उस मशीन के ऑपरेटर की सैलरी, मशीन के ऊपर लगने वाला पावर जो है, क्या वो सब भी मशीन की कॉस्ट का पार्ट होगा? तो आंसर इज नो, वो मशीन की कॉस्ट का पार्ट नहीं है, वो रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस है, और उसका मशीन की कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा जो ये याद रखिएगा कंसेप्ट की जो मशीन है, वो मशीन जब बाय की जाती है, मान लीजिए अगर आपने कोई सेकंड हैंड मशीन बाय की तो आपके लिए तो वो न्यू है, आपके लिए मशीन है, और उस सेकंड हैंड को वर्किंग कंडीशन में लाने से पहले जो भी आपने एक्सपेंडिचर किए वो भी आपकी मशीन की कॉस्ट का पार्ट ही बेसिकली होंगे। अगर आप एक प्लॉट बाय करते हैं, आप एक घर बाय करते हैं, तो उसके जो रजिस्ट्री के खर्चे होते हैं और जो दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं, जब तक वो घर आपकी एक्विजिशन में नहीं आता या उसके अंदर आपने कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करवाए, वो सारे एक्सपेंसेस उसकी कॉस्ट का पार्ट होते हैं। तो आई होप अब आपको कॉस्ट ऑफ मशीन या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मशीन जब भी आए इस चैप्टर के अंदर, और अगर मशीन की कॉस्ट बोली जाए, साथ में इंस्टॉलेशन चार्जेस या कुछ भी बोली जाए, तो वो हम उस मशीन की कॉस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। मशीन की कॉस्ट मींस इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ मशीन के अंदर कॉस्ट ऑफ असेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, और वो सारे खर्चे जो मशीन के वर्किंग कंडीशन में आने से पहले लगते हैं। फाइन, तो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मशीन को एक्वायर करने की कॉस्ट। ठीक है, हमारा सेकंड जो कंसेप्ट है दैट इज व्हाट? स्क्रैप वैल्यू। इसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, ऑल्सो कॉल्ड एज साल्वेज वैल्यू, ऑल्सो कॉल्ड एज रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू बेसिकली हम इसको बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू का मीनिंग होता है कि देखिए मशीन कोई भी हो, अगर कोई भी एक एसेट आपने बाय की है, नॉर्मली मशीन्स की हम बात करें तो वो आयरन एंड स्टील की या किसी मेटल की बनी हुई होती है। ठीक है,
और उसकी एक वर्किंग लाइफ होती है। मैं पहले इसको भी एक्सप्लेन कर दूं। वर्किंग लाइफ का मीनिंग होगा कितने टाइम तक ये मशीन आप यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इट्स यूजफुल लाइफ। लाइफ ऑफ मशीन की बात नहीं कर रहे हैं, वर्किंग लाइफ की बात कर रहे हैं। कितने टाइम तक ये मशीन अपनी सर्विसेज आपको दे देगी, और इसकी एक एस्टिमेटेड टाइम पीरियड जो होता है उस मशीन का वेंडर आपको बताता है। कि आपने उससे पूछा कि भाई ये मशीन कितने टाइम चलेगी, तो उसने कहा कि भाई इस मशीन की वर्किंग लाइफ है सर जी 10 ईयर्स, तो 10 साल ये मशीन आपके पास चलेगी। ठीक है, अब ये 10 साल तक चलेगी, लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं है कि 10 साल के बाद में डिसअपियर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। 10 साल के बाद में एग्जिस्ट करेगी, लेकिन इसकी वर्किंग के लायक नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मार्केट में सेल करना पड़ेगा। और जब वो सेल होगी तो क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो गई, तो नेचुरली वो कबाड़ी के पास या स्क्रैप वाले के पास में चली जाएगी। और वो जो स्क्रैप वैल्यू आपको मिलती है, बस उसका जो भी मेटल है उस मेटल की वैल्यू आपको मिल जाएगी, वो कहलाती है आपकी स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो स्क्रैप वैल्यू होती है ये हमेशा मशीन की एंड ऑफ वर्किंग लाइफ पर मिलने वाला पैसा आपका होता है। जब मशीन अपनी वर्किंग लाइफ खत्म कर लेगी उसके बाद ये जितने में जाएगी वो स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। अब मान लें कि अगर किसी बंदे ने, वेंडर ने आपको कहा कि इस मशीन की वर्किंग लाइफ 10 ईयर्स है और आपने इसको बाय कर लिया। अब आपने उसको क्या किया कि 4 साल बाद ही मशीन को मार्केट में सेल कर दिया। कोई अपडेटेड मॉडल आ गया या कुछ भी आ गया, एक अच्छा कस्टमर आपको मिल गया, उसने बोला कि भाई मैं ये मशीन बाय कर लेता हूं, वो भी सिमिलर नेचर का कोई बिजनेस चला रहा है, तो मशीन आपने आफ्टर 4 ईयर्स ही सेल कर दी। नाउ दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्क्रैप वैल्यू। ये अपने आप में स्क्रैप वैल्यू नहीं है, इसको हम बोलेंगे इसकी सेलिंग प्राइस। हम इसको क्या कर रहे हैं, ड्यूरिंग वर्किंग लाइफ बेच रहे हैं। अभी इसके अंदर वर्किंग कैपेसिटी मशीन की बची है, तो वो कहलाएगी हमारी सेलिंग प्राइस। उसको हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में उसको सेल कर रहे हैं। और वर्किंग और स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, ये जो होती है ये कब बचती है, हमेशा मशीन अपनी वर्किंग लाइफ पूरी कर लेती है। अब उसके अंदर कैपेसिटी टू वर्क नहीं है, सिर्फ उसके हम क्या कर सकते हैं, मेटल के फॉर्म में, क्योंकि वो फिजिकल एसेट है, मेटल के फॉर्म में जो बिकेगी, बस उसी को हम क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। तो ये 3 हमारे फैक्टर्स हैं जो मशीन के डेप्रिसिएशन को डिटरमाइन करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो वर्किंग लाइफ है, ये वर्किंग लाइफ जरूरी नहीं है कि ये ईयर्स में ही हो। वर्किंग लाइफ का डिपेंड करता है मशीन का नेचर किस टाइप का है। तो ये यूजफुल लाइफ हो सकता है कि ये किस में गिवन हो, आपको ईयर्स में गिवन हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको मंथ्स में गिवन हो, वीक्स में गिवन हो, डेज में गिवन हो, कुछ के साथ में वर्किंग आवर्स होते हैं तो वर्किंग आवर्स में गिवन हो, या फिर कभी कभी कुछ मशीन की वर्किंग लाइफ यूनिट्स प्रोड्यूस, जो उसके अंदर यूनिट्स बन रही हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उसको हम बोलेंगे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। क्या यूनिट्स प्रोड्यूस की भी बोला गया कि ये मशीन अपनी पूरी वर्किंग लाइफ में 10 लाख यूनिट बनाएगी, उसके बाद ये किसी काम की नहीं रहेगी। जैसे हमारे वो होते हैं ना जो प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं इस टाइप की, तो वो प्रिंटिंग मशीन्स की भी एक वर्किंग लाइफ होती है कि इतने टाइम के बाद इसका हेड खराब हो जाएगा, तो उसका हेड उठाकर मशीन, प्रिंटिंग मशीन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है, उसका हेड ही होता है। वो अगर हेड बेकार हो गया तो उसके बाद उस मशीन को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कहने का मीनिंग ये कि ये जो होती है ये इसकी वर्किंग लाइफ का बेसिस होता है, और इसी के ऊपर डिप्रिसिएशन भी हमारा चार्ज होगा। मैं आगे के लेक्चर के अंदर इसको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से यूनिट चेंज होने से हमारा जो नेट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ डिप्रिसिएशन बेसिकली चेंज हो जाता है। तो हमारे ये 3 फैक्टर्स थे। फर्स्ट फैक्टर कौन सा था हमारा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैंने आपको बता दिया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे डिटरमाइन करते हैं और क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर किया जाता है। सेकंड इज द स्क्रैप वैल्यू, और थर्ड इज द वर्किंग लाइफ, मशीन की वर्किंग लाइफ या मशीन की यूजफुल लाइफ बेसिकली क्या होती है। अब आई होप, और ये कंसेप्ट आपके डिप्रिसिएशन चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करने के बाद ही आप आगे की वीडियोस देखें। और आई होप अब आपको ये 3 कंसेप्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्हीं को लेकर के हम आगे के लेक्चर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको इसमें कोई, इस लेक्चर के अंदर अगर कोई डाउट या क्वेरी है, किसी और में भी अगर आप क्वेरी या डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी लेक्चर्स। थैंक यू।